दोस्तों नमस्कार। आज हम हमारा सीपीसी का पार्ट लेके आए हैं। अभी थोड़ा सा डिले हो गया था। जो हमारा रैपिड रिवीजन चल रहा था उस पर थोड़ा सा डिले हो गया था। हम सीआरपीसी भी पूरी कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सीपीसी कवर हो जाए, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट आपके सामने बहुत जल्द आएगा, ठीक है। और आईपीसी की भी कोशिश कर लेंगे यदि आपकी डिमांड है, क्योंकि आप अगर हमें खुश नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा। मुझे मोटिवेशन चाहिए बोलने का, क्योंकि अगर मैं डेढ़ दो घंटे की अगर वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्स कर दीजिए, जिससे मेरी एनर्जी दुगनी हो जाए और मैं रेगुलर आपके लिए क्या बना सकूं, आपके लिए एक लेक्चर प्रोवाइड करा सकूं जो कि शॉर्ट में, स्वीट में और बेसिक नॉलेज के साथ और ज़्यादा डीप में ना जाते हुए बहुत कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड हो सकती हैं और छत्तीसगढ़ में आपका पूरा काम बन सकता है। एक्साइज एक्ट की वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आएगी। कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में आए, क्योंकि एक पार्ट अगर मैं 3 घंटे का डाल भी देता हूं तो आप रेगुलर 3 घंटे बैठना थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है। इसलिए डेढ़ दो घंटे के पार्ट बना बना के हम कोशिश करेंगे कि आपका तैयारी अच्छी कराएं, ठीक है। लेक्चर यहाँ से देखो, ऑब्जेक्टिव आप कहीं से भी लगा सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा डिजिटल की कमी है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी अपन बहुत शानदार करते, ठीक है। चलिए आज सीपीसी का टॉपिक लेके आए हैं। सीपीसी हमारी कहाँ की है? 1908 की है भैया। तो इस पे आप ध्यान देना। सीपीसी में क्या सीधा सीधा ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें जो सेक्शन है वो 158 है। इसमें जो ऑर्डर हैं वो ऑर्डर कितने हैं? 51 हैं, ठीक है। अमेंड एक यहाँ पे हुआ है, बहुत शानदार अमेंड हुआ है। इसमें मलीमत कमेटी का सुझाव आया था। किसका सुझाव आया था? मलीमत कमेटी का सुझाव आया था, ठीक है। ये वाली चीज़ आप, और ये इन्फोर्स कब से हुआ था? ये जुलाई। ये इसलिए पहले लिख दिया कि यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं देना है ना। चलो, और कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, ठीक है। और प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। क्वेश्चन एराइज ये होता है कि भैया ऑर्डर में अमेंड कौन कर सकता है? तो आपका कौन अमेंड कर सकता है? आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट। लेकिन सेक्शन में सिर्फ कौन करेगा? आपका स्टेट गवर्नमेंट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर पाएगी। इसकी इन्फोर्समेंट डेट कितनी है? इन्फोर्समेंट डेट आप याद रखना, 1 जनवरी 1908। बस इतना अगर आपको याद है तो आपका काम यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। मतलब इंट्रो पार्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक्ट नंबर 5 है। एक्ट नंबर कितना है भैया इसका? एक्ट नंबर 5 है। कितना है? एक्ट नंबर 5, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो आपका सीपीसी है, ठीक। सीपीसी ठीक है। आइए, लागू होने के बारे में बात करता है। एप्लीकेबल, चलो पहले एप्लीकेबिलिटी देखें। तो एप्लीकेबिलिटी तो भैया इसमें बोला गया है होल ऑफ इंडिया, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ना है? किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? एक तो आपका ट्राइबल असम और नागालैंड, इस पे वो क्या नहीं होगा भैया? आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बारे में ये क्या कर रहा है? आपसे बात कर रही है, ठीक है, ये वाली चीज़। और क्या एप्लीकेबल नहीं होगा? इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आपका रिट याचिकाओं पे एप्लीकेबल नहीं होता, रिट पर नॉट एप्लीकेबल होता है। और आपका जो सेवा संबंधी होते हैं, सर्विस मैटर होते हैं, उन पे भी क्या नहीं होता है? लागू नहीं होता। सर्विस मैटर पे भी ये सीपीसी क्या नहीं होती? आपकी लागू नहीं होती, एप्लीकेबल नहीं होती। बस इतना जानने लायक था, इसके अलावा नहीं था। अब थोड़ी सी अपन डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि इसमें डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक दी गई हैं। आपकी टोटल डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेशन पूरी तो नहीं पढ़ना है, लेकिन आईएमपी तो पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन 2 में है। 2 के 2 अकेला याद रखना, जो कि डिग्री बोल रहा है, ठीक है। 2 का 3 अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि 2 का 3 याद किया तो 2 का 10 हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको 2 का 9 याद रखना है, आपको 2 का 14 याद रखना है, आपको 2 का 13 भी याद रख लेना, ठीक है। 12 भी याद रख लेना 2 का। और आप इधर 2 का 15 याद रख लेना, तो यहाँ पे 2 का 7 भी याद रखना पड़ेगा। क्लियर बात है।
2 का 5 6 आपका विदेशी जजमेंट के बारे में बात करता है। डिक्री, देखो डिक्री में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो आपका एडजुडिकेशन होता है, जो कि जब पढ़ने जाओगे फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। और क्या होता है डिक्री में? एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन आपका जो होता है, ठीक है। और आपका होता है जो डिस्प्यूट होता है राइट को लेके, वो भी होता है। डिस्प्यूट अराइजिंग टू राइट, है ना, सूट होता है, ठीक है। राइट पार्टी ऑफ द कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी। और क्या होता है? और होता है आपका कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, इंक्लूड क्यों नहीं है? नॉट टू इंक्लूड, ये इंक्लूड वाली बात हो गई कि ठीक है डिक्री ये है। नॉट इंक्लूड, डिक्री में कौन नहीं आएगा? नॉट इंक्लूड। एक तो आपका डिक्री में ये नहीं आएगा, डिक्री में शामिल नहीं है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, या धारा 144 के अंदर किसी प्रश्न का अवधारण भी आता है। मतलब आपका रिजेक्ट ऑफ सूट, वाद का क्या किया जाना? नामंजूर, या रिफ्यूज ऑफ सूट, रिफ्यूजल, ठीक है। ये नहीं आएगा आपका 144 का। अगर कोई प्रश्न है, 44 का कोई क्वेश्चन है, अराइज हुआ है, वो भी नहीं आएगा। चौथा पॉइंट आपका ये बोल रहा है कोई आदेशों की अपील, जो आपका लिखा है ना, तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। मतलब जो एडजुडिकेशन है वो नहीं आएगा कि जिसकी अपील आदेश की भांति होती है, कि जिसकी जो अपील होती है वो ऑर्डर की अपील की भांति होती है, मतलब ऑर्डर की अपील जैसी होती है, वो नहीं आएगा। और आपका क्या नहीं आएगा? और लास्ट में आप देख लेना, उसमें लिखा है व्यतिक्रम के खारिज करने के लिए कोई आदेश नहीं आएगा, ठीक है। व्यतिक्रम को खारिज करने के लिए कोई आदेश नहीं आएगा। ऑर्डर टू डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, ऑर्डर टू डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। 3 में आपका क्या बोल रहा है? ये तो आपका डिक्री होल्डर के बारे में बात करता है। डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर क्या है? डिक्री होल्डर ये बोलता है कि भैया जिसके लिए क्या हुआ है आपका एग्जीक्यूशन, जिसकी एग्जीक्यूशन योग्य है या जिसके लिए डिक्री आई है, तो वो डिक्री होल्डर है। मतलब जिसके बिहाफ पे डिक्री आई है, जिसके पक्ष में डिक्री आई है, और जिसके विपक्ष में डिक्री आई है, जिसके अगेंस्ट डिक्री आई है, वो आपका क्या है? जजमेंट डिटर है, जजमेंट डिटर है भैया, ठीक है। 2 के 9 में आपका जजमेंट है, क्या है आपका? जजमेंट है। जजमेंट एज अ स्टेटमेंट है, क्या है? एक जजमेंट स्टेटमेंट है, जो कि डिक्री का हो सकता है, जो कि अपने ऑर्डर का हो सकता है। 2 के 14 में आपका क्या बोला गया है? 2 के 14 में, 2 के 15, 2 के 14 में आपका ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर नॉट ए डिक्री, नॉट ए डिक्री, सीधी सीधी बात बोली, जो प्रारंभिक सिविल अधिकारिता द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 3 में आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल जंगम संपत्ति। 12 में आपका मेंस प्रॉफिट है, लाभों पर ब्याज सहित बेलाभ अभिप्रेत हैं, है ना, तो ये आपका मीन्स प्रॉफिट है, ठीक है। और 15 में आपका क्या है? आपका प्लीडर है, सीधा सीधा प्लीडर है। अगर प्लीडर है तो गवर्नमेंट प्लीडर कौन है? ये यहाँ पे है, क्या बोला? अटॉर्नी, एडवोकेट जनरल, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आपके गवर्नमेंट प्लीडर हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। बस इतनी डेफिनेशन भी अगर आपने याद रख ली तो भी आपका काम बन जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि 18 में रूल है, क्या है? 18 में रूल है। और आपके 19 में, जो आपका 19 है वो शेयर ऑफ कॉरपोरेशन है, बस यहाँ याद रख लेना। 18 में आपका रूल है, ये आ सकता है। 19 में आपका शेयर, क्या है शेयर में भैया? शेयर में 4 चीज़ें, स्टॉक डिवेंचर और बंधपत्र आते हैं। स्टॉक डिवेंचर, स्टॉक और बंधपत्र आते हैं। और जो रूल है आपका 121 और 123, यहाँ से आप क्या कर सकते हो? 125 इसके अंतर्गत नियम जो बनाए गए हैं उस हिसाब से, ठीक है। हाई कोर्ट, ये वाले आपका डिवेंचर स्टॉक, डिवेंचर स्टॉक, ठीक है, और आपका बॉन्ड, ये वाली चीज़ें आपको क्या करनी है यहाँ पे डेफिनेशन में। इतनी चीज़ें अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, चलो।
और बीच में आपका हस्ताक्षर है जो कि भैया स्टैंपेट आता है इसमें, ठीक है। जमानत वारंट स्टाम्प नहीं है, हाँ हस्ताक्षर वाली होते हैं, लेकिन स्टाम्प पे ये वाली चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे याद रखने वाली बात है। चलिए करते हैं स्टार्ट सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बोल रहा है? सेक्शन 3 आप सुनते भी जाना देखते भी जाना। उसमें बोला है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट ऑफ कोर्ट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है भैया? सबऑर्डिनेट ऑफ कोर्ट के बारे में बात कर रहा है आपका सेक्शन 3। ये बात करता है कि जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ होगा आपका डीजे होगा, डीजे के अधीनस्थ आपका होगा जो स्मॉल कॉस्ट कोर्ट होगी, और आपका जो होगा सिविल जज होगा। बस इतना ये बात कर रहा है। आपका जो 4 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 4 बात करता है कि भैया सेविंग क्लॉज के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात करता है? आपका सेविंग क्लॉज के बारे में बात करता है कि सेविंग क्लॉज में आपका लोकल लॉ और स्पेशल लॉ के बारे में बात कर रहा है। लोकल लॉ स्पेशल लॉ आपको अच्छे से समझ में, स्पेशल मतलब एक ही है तो 41 में याद रखना, लोकल लॉ मतलब जी के 42 में याद रख लेना, आईपीसी में दिया गया है, आपको अच्छे से डिफाइन किया है, ठीक है। 5 में आपको क्या बोला है? 5 में ये बोला है कि भैया संहिता राजस्व न्यायालय पर लागू होगी। ये बोला है कि राजस्व न्यायालय पर लागू होगी, और जो कि अपन को देखने भी मिल जाता है जब भी आप रेवेन्यू कोड पढ़ो, एमपीएलआरसी पढ़ने जाओगे। लेकिन इसमें बोला गया है कि जिस पे अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो वो फिर नहीं होगी, ठीक है। मतलब सिविल कोड का पार्ट नहीं है अगर रेवेन्यू कोड, तो फिर एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके बाद आपका 6 क्या बोल रहा है? पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात कर रहा है। ये बोलता है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन आपके रकम को देख के या विषय वस्तु के मूल्य को देख के आपकी मामूली धन संबंधी अधिकारिता आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन कहलाएगी। धन संबंधी अधिकारिता के बारे में अगर आपको बस इतना भी याद है धन संबंधी अधिकारिता, तो भी आपका काम बन जाने वाला है। 7वां प्रांतीय लघुवाद न्यायालय के बारे में, सीपीसी नॉट एप्लीकेबल, लेकिन प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय 8 में है तो सीपीसी कुछ पार्ट उसके क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे आपके प्रेसिडेंसी वाले पे, ठीक है। चलिए भाग 2 पे बात करते हैं। पार्ट 1 पे क्या बात करते हैं? ये आपका प्रिलिमिनरी थी। अब पार्ट 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 1 क्या बोल रहा है? सूट इन जनरल के बारे में बात करता है, साधारण वादों के विषय में बात करता है। तो इसमें जो पहला आता है आपका न्यायालय की अधिकारिता और पूर्व न्यायालय से संबंधित है। न्यायालय की अधिकारिता और पूर्व न्यायालय से आपका क्या है? संबंधित वाद है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो आपका पार्ट 1 है, जो कि आपके दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, एक तो ज्यूरिसडिक्शन और एक तो प्रांग न्याय, रेस जुडाइस, ठीक है। ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। ज्यूरिसडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सेक्शन 9 बात करेगा, ठीक है। अगर रेस जुडाइस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको क्या करेगा? ये आपका सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा के बारे में बात करता है। मतलब ये पर्टिकुलर आपका किसके बारे में बात कर रहा है? ये आपका सेक्शन सिर्फ 11 रेस जुडिकाटा, जुडिकाटा, तो ये 11 बात करता है आपका, और ये आपका क्या बात करता है? 10 बात करता है। ये वाली इस तरीके की बात करता है। सेक्शन 9 क्या बोल रहा है? सेक्शन 9 बोल रहा है जब तक कि वर्जित ना हो सिविल विचारण करने की अधिकारिता होगी। तो ये बोल रहा है कि भैया उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्ति अविवक्षित रूप से वर्जित है। मतलब ये बोल रहा है कि जो वर्जित न्यायालय सभी वादों का क्या करेंगे? विचारण करेंगे। जब तक कैसे करेंगे? या तो अभिव्यक्त रूप से करेंगे या तो विवक्षित रूप से करेंगे। जब तक कि उनको अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से मना ना कर दिया गया हो तब तक वो क्या करेंगे? विचारण करेंगे। और सिविल प्रकृति के सभी वादों को क्या करेंगे? वो विचारण की उनको क्या होगी? अधिकारिता होगी। और इसमें एक केस भी याद रखना, धुलाभाई वर्सेस मध्य प्रदेश। इसमें एक केस है धुलाभाई वर्सेस मध्य प्रदेश, धुलाभाई वर्सेस एमपी का याद रखना। और ये बोल रहा है कि वर्जित कैसे करोगे आप? एक्सप्रेसली करोगे या तो आप क्या करोगे? इम्प्लाइडली करोगे। इसमें एक लिस्ट बना दो कि कौन से सूट हैं और कौन से सिविल सूट नहीं है। तो एक भी अगर आपको याद हो गया ये सिविल सूट है, सिविल सूट नहीं है, तो भी आपका क्या बन जाएगा? ऐसा से काम बन जाने वाला है, ठीक है। जैसे कि सिविल सूट है, सिविल सूट नहीं है, उसमें जैसे सिविल सूट क्या है? ये बोल रहा है सिविल सूट है, सिविल सूट है आपके जो आपके ऑफिस से संबंधित हैं, आपके प्रॉपर्टी से संबंधित हैं, आपके रिलीजियस फैक्टर से संबंधित हैं, ठीक है। और आपके मृतक को दफनाने से संबंधित, ये जरूर याद रखना, मृतक को दफनाने वाला जो संबंध है ना, उस सिविल प्रकृति का है ये, ठीक है। संविदा भंग, अगर आपका कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, संविदा भंग हुई है, ब्रीच हुआ है, तो उसमें जो दाम्पत्य अधिकार हैं वो भी सिविल सूट में आते हैं। आपके रेंट की वसूली भी सिविल सूट में आती है। लेकिन जाति संबंधी जो प्रश्न है वो सिविल सूट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा जाति के संबंध में। अगर भैया जाट समाज की पंगत है,
और जाट समाज की पंगत में जाट समाज ही खा सकते हैं, ऐसा कोई रूल है तो भैया फिर आप सिविल सूट नहीं लाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसी है और जहाँ जातिवाद चल रहा है, भंडारा है और जातिवाद चल रहा है, तो वहाँ पे आप सिविल सूट ला सकते हैं। ठीक है, धार्मिक कार्यों के संबंध में क्या भैया, आपका जो धार्मिक कार्य है उसके संबंध में हम क्या ला सकते हैं, सिविल सूट ला सकते हैं। आपके राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में कि आप राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में क्या ला सकते हैं, आप सिविल सूट ला सकते हो राजनीतिक संबंध के प्रश्नों में। ठीक है, लोक नीति के विरुद्ध अगर कोई वाद है लाना है तो वो भी सिविल सूट है कि लोक नीति पब्लिक वेलफेयर के विरुद्ध अगर कोई जा रहा है तो वो भी सिविल सूट नहीं है। ये सिविल सूट नहीं है, ये सिविल सूट है। बस इतना अगर आपको याद है तो सेक्शन 9 आपको क्लियर कर जाएगा। ठीक है, सेक्शन 10 पे आ जाइए। सेक्शन 10 बहुत अच्छे से बात करता है स्टे ऑफ सूट। ये बोलता है वाद का रोक दिया जाना, वाद के विचारण में विवादक विषय के अधीन। ठीक है, ये बोलता है वादों को कब रोकेंगे, वाद के विचारण में रोकेंगे जब वो वाद क्या है, पेंडिंग पे चला रहा है। ठीक है, तब रोकेंगे, और विवादक विषय उसी के अधीन रोकेंगे, मतलब सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए। 10 बोल रहा है कि भैया हम वाद को रोकेंगे, है ना। सूट इसको बोला जाता है रेस जुडाइस, इसको बोला जाता है रेस जुडाइस बोला जाता है। कि ये बोल रहा है कि अगर ट्रायल में है मैटर, पहले से ट्रायल में है और उसी को आप फिर से ला रहे हो तो हम आपको क्या करेंगे, स्टे कर देंगे। भैया नहीं, आप नहीं ला सकते। इसके बारे में क्या करता है आपका सेक्शन 10 बात करता है कि समान क्षेत्र अधिकारिता के न्यायालय को विरोधाभासी निर्णय पर रोक है। समान क्षेत्र अधिकार वाले न्यायालय को विरोधाभास पे क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। और मध्यस्थ कार्यवाही पे भी क्या नहीं होता, आपका प्रांगलाय लागू नहीं होता, जो कि अभी हमें क्या पढ़ना है, हमें सेक्शन 11 पढ़ना है। सेक्शन 11 यह बोल रहा है कि रिट याचिकाओं पे लागू होता है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि ये रिट पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है आपका प्रांग न्याय, लेकिन आपका हैवियस कॉर्पस रिट पे क्या नहीं होता, ये एप्लीकेबल नहीं होता है। आपका आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे भी क्या नहीं होता है, ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ये वाली चीज आपको यहाँ से याद रखने वाली चीज है। ठीक है, अब प्रांग न्याय का सिद्धांत में अगर मैं बोलूं कि आपको देखो पूरा पढ़ने में तो आपको देखो पूरा चला जाएगा, आपका समय भी चला जाएगा, आपका समय, है ना। लेकिन आपको जो पूछा जाएगा वो मैं बता दे रहा हूं, सहवादियों पर अप्लाई होगा। ये इस पे अप्लाई तो नहीं होगा, लेकिन सहवादियों पर अप्लाई होगा। सहवादी होते हैं आपके को-प्लेंटिव, उन पे क्या होगा, ये एप्लीकेबल होता है। क्या होता है, ये एप्लीकेबल होता है। और ये एक मुनि 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 करके एक केस था, कौन सा, मुनि बीवी वर्सेस त्रिलोकनाथ का केस है। इसमें बोला गया है कि जो सेक्शन 10 है इसमें तो इंटरिम ऑर्डर दे सकते हैं, इसमें क्या दे सकते हैं, इंटरिम ऑर्डर आ सकता है। लेकिन रेस जुडिकाटा में इंटरिम ऑर्डर नहीं आ सकता है। क्या नहीं आ सकता भैया, इंटरिम ऑर्डर नहीं है। ठीक है, और ये सहवादी वाला बात जो बोली गई थी, ये मुनि बीवी वाली केस में बोली गई थी। मुनि बीवी वर्सेस त्रिलोकनाथ वाला केस अगर अच्छे से याद हो गया तो भी आपका काम बन सकता है। मुनि बीवी वर्सेस त्रिलोकनाथ, इसमें इंटरिम ऑर्डर दे सकते हैं, इसमें इंटरिम ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। ये वाली बात आपको यहाँ से थोड़ी बहुत आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसमें से मेरे ख्याल से प्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ये 3 मैगजिम अगर आपको याद हैं। पहली मैगजिम कौन सी होती है आपकी, नेमो डेविड प्रो, नेमो डेविड विस, नेमो डेविड विस वैक्सीरिया, ये तो आपको याद ही होगी ना। प्रो ऊना इट इडम कोजा, ये वाली चीज आपको याद रखना कि एक ही वाद हेतुक के लिए दोबारा तंग नहीं किया जाएगा। एक ही वाद हेतुक के लिए दोबारा तंग नहीं होगा भैया, एक ही वाद हेतुक के लिए दोबारा तंग नहीं किया जाएगा, दोबारा तंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेमो डेविड वैक्सीरिया प्रो ऊना इडम कोजा, इट इडम कोजा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है इंटरेस्ट पब्लिके एटसेट फिनिश लिटियम, इंटरेस्ट पब्लिके एटसेट फिनिश लिटियम, इंटरेस्ट पब्लिके अट सेट फिनिश लिटियम, ये वाली बात आपको याद रखनी है। इंटरेस्ट पब्लिक के, राज्य के हित में मुकदमेबाजी का अंत, राज्य के हित में मुकदमेबाजी का अंत, राज्य के हित में मुकदमेबाजी का, मुकदमेबाजी का क्या है भैया आपका अंत के बारे में ये क्या करता है, बात करता है। आरंभ है, अंत है, अंत है भैया। ठीक है, वैक्सीरिया ये आपको याद रखना है। इंटरेस्ट, अब एक और है रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेड एक्यूपिचर, रेस जुडिकाटा प्रो वेरिएट एक्यूपिचर, ये वाली चीज याद रखना है कि एक न्यायालय विनिश्चय को सही माना जाता है, एक न्यायालय के विनिश्चय को क्या माना जाता है,
सही माना जाना चाहिए। सेक्शन 11 आपका इतना ही पढ़ना है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसका एक सेक्शन 11 का आप वो एक्सप्लेनेशन 4 देखना, उसमें बोला जाता है आपका कंस्ट्रक्टिव रेट जुडिकाटा के बारे में बात करता है कि जब भी आपने कोई सूट लगाया है और आप मेंटेनेंस, जैसे कि मेंटेनेंस मांगना आप भूल गए, क्या करा आपने मेंटेनेंस सूट लगाया, सूट में आप मेंटेनेंस आप करके भूल गए हो, अगर आप मेंटेनेंस मांगना भूल गए हो तो दोबारा आप ये वाली चीज आप इंक्लूड उसमें नहीं कर सकते थे, मतलब जितना मांगा है उतना आपको मिलेगा बाद में, नहीं तो ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है, आपको बार कर रहा है कि आपने एक मौका दिया था, अब दोबारा नहीं हो पाएगा, ये वाली चीज आपको बोली गई है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा, है ना, और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको बोला जाता है हिंदी में अन्वयिक पूर्व न्याय का सिद्धांत बोला जाता है, अन्वयिक पूर्व न्याय, है ना, तो ये आपको याद रखना है। इसमें बोला है कि किसी भी विषय के बारे में जो पूर्ववर्ती बाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, लेकिन आपने प्रत्यक्षता या अपारता विवाद रहा है, भले ही वास्तविक रूप से प्रत्यक्षता विवाद ना रहा हो। ठीक है, ये तरीके से, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको एक तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, आइए चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन 13। सेक्शन 13 आपका विदेश 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 के बारे में बात करता है। तो सीपीसी में विदेश विदेश विदेश, जो कि हमने डेफिनेशन में भी हमने छोड़ा है, आप लोग सोच रहे हो विदेश क्यों छोड़ा है, तो विदेश छोड़ा नहीं है, यहाँ पढ़ना था इसलिए वहां पे छोड़ दिया। 2K5 में आपका क्या दिया गया है भैया, विदेशी न्यायालय है, क्या है आपका, फॉरेन कोर्ट है, फॉरेन कोर्ट है 2K5 में। आपका 2K6 में आपका क्या है, फॉरेन जजमेंट है। 2K6 में आपका क्या है भैया, फॉरेन जजमेंट है, फॉरेन जजमेंट है। ठीक है, और आपका 13 सेक्शन 13, सेक्शन 13 में आपका क्या है, सेक्शन 13 में आपका जो आपकी बोली रही है बैरेक्ट की लैंग्वेज क्या बोल रही है, व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, मतलब विदेशी निर्णय के न्यायालय के निर्णय कब निश्चायक नहीं होंगे, नॉट कंक्लूसिव, नॉट कंक्लूसिव के बारे में ये क्या करता है, आपका बात करता है फॉरेन के बारे में। ठीक है, इस तरीके से अगर आप भी अगर रिवीजन अकेला ऐसा खुद से भी करोगे तो भी काम बन जाना है ना, इतना ही अगर आपका दिमाग थोड़ा बहुत बस रिमांड घूमना चाहिए कि हाँ इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, तो आपका हो जाएगा, है ना। विदेशी निर्णय के बारे में अवधारणा, ये प्रिजम्पशन है भैया, ये प्रिजम्पशन है किसके बारे में, विदेशी जजमेंट के बारे में, फॉरेन जजमेंट के बारे में। ठीक है, ये फॉरेन जजमेंट के बारे में आपका क्या है, पूरा मामला सेट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा सीधा याद रख लेना है, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे 13 में काम लग जाएगा। ठीक है, अब निश्चय कब नहीं होगा, बस ये वाली चीजें आपसे प्री में पूछी जाएंगी, इसके अलावा शायद ही ये वाली चीजें नहीं आएंगी। तो निश्चय क्या, नॉट कंक्लूसिव पहले सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया, नॉट बी कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया तो भैया क्या है, वो निश्चायक नहीं माना जाएगा। ठीक है, गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया, ऑन मेरिट, गुणागुण के आधार पर, गुणागुण, ठीक है, और ये पहला था, ये आपका दूसरा है। तीसरा आपका क्या है, तीसरा बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय विरुद्ध, अंतरराष्ट्रीय विधि के विरुद्ध है, इंटरनेशनल लॉ के विरुद्ध है भैया, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है आपका जजमेंट जो है, तब भी नहीं निश्चायक माना जाएगा। चौथा ये बोल रहा है कि भैया नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। पांचवा फ्रॉडुलेंटली है, फ्रॉड से बना हुआ है। ठीक है, और जो आपका जो छठवा है वो बोल रहा है भारत में प्रवृत्त विधि के भंग पर आधारित ठहराया गया है, मतलब भारत के कोई लॉ को ब्रीच करता हुआ ठहराया जा सकता है, तब भी वो नॉट कंक्लूसिव होगा। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको क्या करनी है, विदेश में आपको पढ़नी है। चलिए अब हमारा सेक्शन 14 क्या बोल रहा है, सेक्शन 14 बोल धारणा के बारे में बोल रहा है, अगर फॉरेन सर्टिफाइड कॉपी है वो समझी जाएगी कि इंडिया का है।
ठीक है। अगर फॉरेन से सर्टिफाइड अगर कोई कॉपी है तो ये समझा जाएगा कि वो इंडिया से प्रिजम्पशन लिया है, ठीक है। ये वाली चीज आप यहाँ से याद रख लेना। चलिए अब हमारा है वाद करने का स्थान। अभी तक हमने पढ़ा ज्यूरिसडिक्शन, न्यायालय की क्या पढ़ी, अधिकारिता पढ़ी और पढ़ी, है ना। अधिकारिता में अगर मैं एक चीज पूछूं, जैसे कि ये डीजे कोर्ट है, डीजे कोर्ट में अगर मामला जाता है, जैसे मेंटेनेंस का सीधा केस में जाता है, डीजे कोर्ट में मामला जाता है, ठीक है। अगर ये वाला केस जेएमएफसी के पास फाइल कर दिया पक्षकार ने, तो क्या दिक्कत हो गई, क्या केस वापस चला जाएगा, क्या रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाली चीज आप ध्यान दीजिए, है ना। अगर मेंटेनेंस का मामला इसके पास चला गया तो क्या उसका जो सूट है, जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो बनेगा नहीं बनेगा, वो उस पर डिग्री दे सकता है कि नहीं दे सकता है, कि उसकी डिग्री का कोई महत्व नहीं रहेगा, ये सारा क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो डीजे कोर्ट है और एक आपका जेएमएफसी कोर्ट है, मान के चलो इसमें ये सूट लगना था, उसने कहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया डायरेक्ट। मान के चलो कोई भी सूट है, प्रॉपर्टीज के कब्जे से रिलेटेड सूट है, वो यहाँ लगना था, यहाँ लगा दिया। तो एक चीज है, ये अगर यहाँ पे अगर यहाँ लगना था और इंसान ने कहा लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो चल जाएगा क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट में गया ना मामला। लेकिन जो मेंटेनेंस का जो सूट है, ये सिर्फ कहाँ लगता था, डीजे कोर्ट में लगता था, और ये इनने कहाँ लगा दिया, यहाँ। तो इसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। यही तो आपको ज्यूरिसडिक्शन में आपको जानना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी को लेके। चलिए आगे कहानी क्या है, आगे कहानी हमारी ये है 15 से लेके कहां तक का हमारे वाद करने का स्थान के बारे में बात बोली गई है। तो 15 से लेके 25 तक हमारे वाद करने के स्थान के बारे में बात बोली गई है कि वाद का स्थान। अब भैया जैसे कि हमने सीआरपीसी में भी हम पढ़ते हैं 177 से लेके 189 तक, है ना। सेम इसमें भी यहाँ पे कुछ प्रोविजन देखने मिलेंगे किसकी ज्यूरिसडिक्शन होगी। अगर ज्यादा ज्यूरिसडिक्शन है तो कहाँ पे होगा, यहाँ रिजल्ट निकला है वहां पे होगा, कि जहाँ पे कौन से मतलब ये सब चीजें आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, ये आपका 15 से 25 तक की पूरी कहानी अब चलेगी। लगभग 10 सेक्शन पे आपके गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए। 15 से 25, 15 क्या बोल रहा है, वह कोर्ट वह न्यायालय जिसमें वाद संसद किया जाएगा। सबसे पहली बात, आपका जो लोअर कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वहां पे बात जाएगा। पहली चीज आपको ये वाली चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य वाली बात है ना। तो वाद सबसे पहले कहाँ जाएगा, वह न्यायालय जिसमें वाद संसद किया जाता है। मतलब आपका जो 15 बोलता है वो बोलता है भैया सूट इंस्टीट्यूट होगा, सूट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करता है। तो वो बोलता है भैया लोअर कोर्ट में होगा, और लोअर जो कोर्ट होगी वो आपकी कैसी होगी, कॉम्पिटेंट होगी। स्पेलिंग आप देखना मत, है ना, जल्दी जल्दी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 16 क्या बोल रहा है, 16 ये बोल रहा है कि भैया सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। मतलब जहां आपका सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है वहां पे आपका क्या लगेगा, सूट लगेगा। मतलब आपका सब्जेक्ट जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है वो सिचुएटेड है कोई सी भी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, तो वहां पे आप क्या लगोगे, सूट इंस्टीट्यूट करोगे, सूट इंस्टीट्यूट करोगे, ठीक है। 16 में क्या बोला गया है, 16 में बोला जैसे रेंट रिकवरी का, विभाजन का, टीएपी का, है ना, या अन्य हित का, या टॉर्ट के प्रति, या कुर्की कराया गया कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का। तो ये क्या है, इनके सब्जेक्ट मैटर है। क्या है ये सब्जेक्ट मैटर की पूरी आपको क्या बता दी गई है, ये लिस्ट बता दी गई है। जैसे कि आपका पार्टीशन का हो गया, पार्टीशन का हो गया, आपका कोई इंटरेस्ट हित का हो गया, इंटरेस्ट का हो गया, या आपका कोई टीएपी जो कि उसमें फुल फॉर्म लिखा है, ठीक है। ये वाली रेंट से रिलेटेड, जैसे कि आपका कोई रेंट रिकवरी का हो गया, ठीक है। ये वाली चीज आप यहां से याद रख लेना 16 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 17 किसके बारे में बात कर रहा है, ये तो बोल रहा था जहां सूट, जहां विषय वस्तु है, तो विषय वस्तु आपको बता दी, रेंट रिकवरी, विभाजन, टीएपी या कोई अन्य इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, और टॉर्ट के प्रति जो भी है, और कुर्की या करस्थम की मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए, कुर्की या करस्थम की मूवेबल प्रॉपर्टी के जो रिकवरी है उसके लिए, ठीक है। अब आपका जो 17 बोल रहा है, 17 ये बोल रहा है भैया कि सूट फॉर रिमूवल प्रॉपर्टी सिचुएटेड व्हेन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डिफरेंट कोर्ट, विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थावर संपत्ति के लिए वाद। विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता मतलब सीधी सीधी बात, ये बोल रहा है भैया डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन है। क्या है ये आपका, डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात कर रहा है, या डिफरेंट कोर्ट की क्या है आपकी ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। अब डिफरेंट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है और उसमें क्या है आपकी
इमूवेबल प्रॉपर्टी आधे 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 सब में आ रही है। अब क्या करना है, अब ये बोल रहे हैं कि 17 पढ़ लो फिर जो करना है आपको, ठीक है। तो भैया सभी की होगी, अधिकारता किसकी होगी, सभी की होगी। जैसे कि अपन ने पढ़ा था ना सेक्शन 1 है ना सीआरपीसी में, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पूरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये पूरी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो सभी कोर्ट की क्या होगी, ऑल कोर्ट का क्या होगा, इसमें ट्रायल करने की जुरिडिक्शन होगी। सभी कोर्ट की क्या होगी, अधिकारता होगी। सभी कोर्ट में आप क्या लगा सकते हो, सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, सूट लगा सकते हो, ठीक है। ये वाली बात आपको बोल रही है डिफरेंट कोर्ट मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में अगर बात है तो, ठीक है। 18 क्या बोल रहा है, 18 सीधा बोल रहा है जहां न्यायालय की स्थानीय सीमा अनिश्चित है। मतलब आज में तो समझ में आ रहा था कि प्रॉपर्टी इन इन क्षेत्रों में चली जा रही है, लेकिन 18 बोल रहा है कि प्रॉपर्टी जो है वो नहीं, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है, न्यायालय जो है, सीमाएं जो हैं, लिमिटेशन जो है, वो क्या है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है भैया। क्या है, अनसर्टेन है। क्या है, अनसर्टेन की स्थिति में क्या होगा, अनसर्टेन की स्थिति में वाद संसद करने का स्थान है ना। तो ये आपको 18 में पढ़ने मिलेगा कि अगर भैया अनसर्टेन है तो 18 के 2 में देखो, जब तक अनुज्ञात ना हो युक्ति युक्तिकरण के बारे में युक्ति युक्त आधार पर नहीं, है ना, न्यायिकरण के आधार पर युक्ति युक्त आधार पर नहीं होगा। मतलब जब तक अनुज्ञात ना हो, तो जब तक कि आप क्या करेंगे, अपन अनसर्टेन है तो तब तक तो भाई सूट क्या है जो आपका वो क्या न्याय के लिए आपको क्या कर रहे हैं, युक्ति युक्त का आधार नहीं है तो तब तक आप क्या करोगे, नहीं फाइल करोगे, ठीक है। जब तक अनुज्ञात ना हो, न्यायकर्ता के बारे में जो आपका है वो युक्ति युक्त आधार नहीं है उसके पास, तो रीजन रिकॉर्ड करके रीजनेबल जो भी है रीजन रिकॉर्ड करना है आपको, ठीक है। ये वाली बात आपका बोल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, बस अकेला 18 की हेडिंग भी अगर याद है कि अनसर्टेन ज्यूरिडिक्शन के बारे में कौन बात करता है, स्थानीय सीमाओं की अधिकारता जो कि क्या है, अनिश्चित है। स्थानीय सीमाओं की अधिकारता जो कि क्या है, अनिश्चित है। तो वाद करने के स्थान के बारे में आपका कौन बात करता है, आपका 18 बात करता है। ये वाली चीज अगर आपको ध्यान देनी है बस, तो बस इतने में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा काम बन जाएगा, ठीक है। ये बड़ा है ना, ये क्या है, एक में रीजन रिकॉर्ड करते हैं और एक में रीजन रिकॉर्ड नहीं करते, सेकंड वाले में, ठीक है। एक में अनुज्ञात करना होता है तो रीजन रिकॉर्ड करेंगे, और एक में अनुज्ञात नहीं करता है तो रीजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये वाली बात इसमें 18 में पढ़नी है, ठीक है। 19 क्या बोल रहा है, 19 बोलता है भैया आपका शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति दोषों के प्रतिकर के लिए वाद का संसद किया जाना, जहां प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या विलाप के लिए स्वयं कार्य करता है। मतलब सीधी सीधी बात, 19 में दो चीजों की बात बोली गई है, किसमें, 19 में, एक तो आपके शरीर की और एक तो आपकी संपत्ति की। किसके बारे में बात बोली गई है, एक तो शरीर की और एक तो संपत्ति, और संपत्ति भी कैसी है आपकी, मूवेबल है। क्या है आपकी, मूवेबल प्रॉपर्टी के प्रति यदि दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद संचित करना है, मतलब इनके लिए क्या करना है, अगर कंपनसेशन के लिए वाद संचित करना है, क्या इसके लिए, कंपनसेशन के प्रति अपन को क्या करना है, सूट इंस्टीट्यूट करना है। अगर कंपनसेशन के लिए सूट इंस्टीट्यूट करना है तो कहाँ करोगे भैया, जहां करोगे जहां डिफेंडेंट रहता है। कहाँ करोगे, जहाँ डिफेंडेंट रिसाइड करता है, जहाँ डिफेंडेंट वर्क करता है, जहाँ डिफेंडेंट कोई प्रॉफिट कमाता है, तो वहाँ पे करोगे। मतलब 19 में अगर संपत्ति या शरीर से कोई मैटर है, ठीक है, और जहाँ पे आपको कंपनसेशन के लिए सूट इशू करना है, सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो उस संबंध में आप कहाँ करोगे, जहाँ डिफेंडेंट रहता है, डिफेंडेंट कारोबार करता है, डिफेंडेंट अभिलाप के लिए स्वयं काम करता है। ये वाली चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान देनी है, ठीक है। सेक्शन 20 क्या बात करता है, सेक्शन 20 ये अदर कोर्ट के बारे में बात करता है। क्या बात करता है भैया, अदर कोर्ट के बारे में वो सेक्शन 20 आपका बात करता है कि अन्य वाद वहां संसद किए जाएंगे, अन्य सूट के बारे में, अदर सूट के बारे में क्या कर रहा है आपका सेक्शन 20 बात कर रहा है। ये बोल रहा है भैया कि अन्य वाद वहां संसद किए जाएंगे जहां प्रतिवादी क्या है, जहां आपका जो आपका डिफेंडेंट है वो क्या करता है, रिसाइड करता है। तो अन्य वाद कहाँ संसद किए जाएंगे, वहां संसद किए जाएंगे। ये वाली चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और जहां वाद हेतु उत्पन्न, यहाँ तो रिसाइड करता है, और जहां क्या हुआ है आपका इशू अराइज हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर पे इशू क्या हुआ है, अराइज हुआ है, तो आपको वो वाली चीज यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अदर सूट का मैटर, बस सेक्शन, अगर सेक्शन यहाँ पे याद है तो भी आपका अच्छा खासा काम बनने वाला है, ठीक है। चलिए 21
21 क्या बोलता है? 21 बोल रहा है ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन के बारे में, अधिकारता के बारे में आक्षेप। सेक्शन 21 ये बोल रहा है ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है कि ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन, अधिकारता के बारे में आक्षेप। अधिकारता के बारे में आक्षेप के बारे में क्या बोला गया है? अधिकारता के बारे में आक्षेप, वाद लाने के स्थान के संबंध में या धन संबंधी अधिकारता के संबंध में आक्षेप, दोनों चीज। मतलब एक तो आपका सूट का इंस्टीट्यूट करना है इसके संबंध में, या तो आपका धन संबंधी मतलब सेक्शन 6 पिकुनरी जुरिस्डिक्शन के संबंध में, ठीक है, सूट इंस्टीट्यूट के संबंध में या पिकुनरी जुरिस्डिक्शन के संबंध, क्षेत्राधिकार के संबंध में आक्षेप अगर ऑब्जेक्शन है तो यथासंभव शीघ्र अवसर पर या विवादक स्थिरीकरण के पहले। मतलब दो चीजें होती हैं, अगर दो इंस्टीट्यूट है तो पहली तो सेटलमेंट ऑफ इशू, इसके पहले करना है भैया। हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा इशू रहता है, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ इशू, विवादकों के स्थिरीकरण के पहले करना है या उसी समय करना है या रीजनेबल अवसर पर करना है, ये पूछा जा सकता है और आपको ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। तो क्या बोलता है सेक्शन 21? सेक्शन 21 ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। सूट इंस्टीट्यूट या पिकुनरी जुरिस्डिक्शन डिसाइड करते समय आपको रीजनेबल अवसर देना है और आपके सेटलमेंट के इशू के पहले हमें क्या लेना है? ऑब्जेक्शन क्रिएट करना है, ऑब्जेक्शन लेना है। ये बोला है अधिकारता के बारे में अगर आक्षेप है तो वाद करने के स्थान के संबंध में, धन संबंधी क्षेत्राधिकार के संबंध में आक्षेप या यथासंभव शीघ्र अवसर पर या विवाद के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व किए जा सकते हैं। मतलब इसके पहले ही किए जा सकते हैं। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य वाली बात है, ठीक है। 21 ए क्या बोलता है? ये 21 ए तो सीधा बोलता है डिक्री पारित कर दी गई है तो वहां स्थान संबंधी अधिकारता का आक्षेप कोई डिक्री अपास्त नहीं की जाएगी। मतलब अगर एक इसमें क्या बोला गया है 21 ए में, 21 ए में बोला है कि डिक्री आ गई भैया, क्या आ गई? डिक्री आ चुकी है, तब आप ऑब्जेक्शन नहीं ले पाओगे, तब ऑब्जेक्शन नहीं ले पाओगे। बस इतनी सी बात। वो क्या बोलता है, आपकी हेडिंग देख लेना, वाद करने के स्थान के बारे में आक्षेप, डिक्री अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन। सबकी सीधी सीधी बात है, अनियमितता होगी, है ना, ये वाली चीज आपको याद रखें। अनियमित होते हो तो वाद का वर्जन है भैया, ठीक है। 22 क्या बोल रहा है? 22 सीधा सीधा आपको बोल रहा है अंतरण की शक्ति बताई गई है आपकी, क्या की बताई गई है? आपकी अंतरण की शक्ति बताई गई है, जो कि आपकी अंतरण की शक्ति कहां से कहां तक चलेगी? आपकी 22 से लेकर 25 तक आपको देखना है, ठीक है। ये आपका ट्रांसफर है पूरा पूरा, कहां से कहां तक है आपका अंतरण? 22 से 25। चलो 22 क्या बात करता है? 22 आपका क्या बात कर रहा है? 22 सीधा सीधा आपको क्या बात कर रहा है कि पावर टू ट्रांसफर सूट विच में इंस्टीट्यूट ऑफ मोर देन वन कोर्ट के बारे में बात कर रहा है कि जो वाद एक से अधिक न्यायालय द्वारा संसद किए जा सकते थे उनकी अंतरिम करने की शक्ति। भैया जो वाद एक से अधिक न्यायालय द्वारा क्या किया जा सकते, संसद किया जाते हैं, उनको अंतरित करने की शक्ति के बारे में बात करता है। 22 में अंतरण की शक्ति बताई गई है और 25 में उच्च न्यायालय की, है ना। तो 22 में आपका क्या है? जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संसद किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको क्या रखनी है यहाँ पे, पूरी पूरी चीज। प्रतिवादी केवल किसको है शक्ति? भैया अकेले प्रतिवादी एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है। तो 22 में सीधा सीधा आपको ट्रांसफर की एप्लीकेशन कौन लगाता है? प्रतिवादी। कौन लगाएगा? बहुत सारे कोर्ट में होना था लेकिन भैया उसको ट्रांसफर करवाना था अपने जुरिडिक्शन में, तो भैया 22 का उसने क्या लगा दिया? आपका आवेदन लगा दिया। तो ये वाली चीज, और ये वाली एप्लीकेशन भी कब लगाना है आपको? सेटलमेंट ऑफ इशू के पहले। सेटलमेंट ऑफ इशू के पहले। 23 पे आ जाइए। 23 क्या बोल रहा है? 23 बोल रहा है भैया आपका व्हाट टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज के बारे में, किस न्यायालय में आवेदन किए जाएंगे। तो सीधा सीधा आपको लिखना है क्या, किस न्यायालय में आवेदन किए जाएंगे। 23 आपको एक केस के माध्यम से यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। तो किस न्यायालय में आवेदन किए जाएंगे? तो हाई कोर्ट लिख लो भैया, हाई कोर्ट। और एक केस भी याद रख लो इसमें, इसका केस है दुर्गेश शर्मा वर्सेस जय श्रीवा। दुर्गेश शर्मा वर्सेस जय श्री राम, जय श्री, बस राम मत लिखना, वो तो ऐसे ही बोल रहा था। जय श्री, दुर्गेश शर्मा वर्सेस जय श्री, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। किसको? 23 के 2 को, 23 के 3 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, 23 का 3।
ठीक है, 23 के 3 को क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, क्योंकि इसमें लिख दिया था कि सेपरेट हाई कोर्ट है ना, इसके बारे में ऐसी बात है। चलिए 24 आपका क्या बोला है, 24 पे आ जाइए फटाफट। पूरी सीपीसी नहीं बता पाएंगे, पूरी सीपीसी आपको फाउंडेशन पेज में बता पाएंगे। 24 क्या बोल रहा है, देखिए 24 बोल रहा है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर और विड्रॉवल के बारे में बात कर रहा है कि अंतरण या प्रत्याहरण की साधारण शक्ति, अंतरण या प्रत्याहरण करने की साधारण शक्ति के बारे में बात कर रहा है कि वादी प्रतिवादी दोनों आवेदन, बोल रहा है बिना अधिकारिता वाले न्यायालय को दे सकता है, बिना अधिकारी वाला मतलब दोनों आवेदन लगा सकते हैं। अंतरण या प्रत्याहरण के लिए कौन आवेदन लगा सकता है, दोनों बात, ये बात एक तो ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा है और विड्रॉवल के बारे में बात कर रहा है। विड्रॉवल और ट्रांसफर के बारे में एप्लीकेशन कौन लगा सकता है, आपका प्लेंटिफ भी लगा सकता है, आपका डिफेंडेंट भी लगा सकता है, वादी प्रतिवादी दोनों लगा सकते हैं। ये वाली बस यहाँ पे बात आपको पूछा जाए तो यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज याद रखना है। अच्छा, बिना अधिकारिता वाला न्यायालय को दे सकते हैं क्या, हाँ बिना अधिकारिता वाले न्यायालय को दे सकता है, हाई कोर्ट दे सकता है, ठीक है, ट्रांसफर या विड्रॉ कर सकता है तो हाई कोर्ट करेगा, बिना अधिकारिता वाले न्यायालय को भी वो क्या कर सकता है, विदाउट जुरिडिक्शन कोर्ट के उसको भी ट्रांसफर कर सकता है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है, हाई कोर्ट दे देगा उसको, ठीक है। 25 आपका सुप्रीम कोर्ट, और अगर सुप्रीम कोर्ट मैंने बोल दिया तो भैया वादों आदि में अंतरण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, वादों आदि में अंतरण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ये बोल रहा है एट एनी टाइम, किसी भी स्टेज पे स्वाभाविक पे नहीं होता है, एट एनी टाइम स्वाभाविक पे नहीं, इसका मतलब आवेदन पे, स्वप्रेरणा पर नहीं होता है, स्वप्रेरणा है वो, है ना, स्वप्रेरणा ऑन मेरिट, स्वप्रेरणा, ठीक है, उस पर नहीं होता है, ठीक है, आवेदन पे होगा। अगर गलती वलती हो गई है, गलत आवेदन फाइल कर दिया है, तुच्छ तंग वाला कर दिया गया है तो 2000 रुपये फाइन लगा देगा, खत्म बात। कितना फाइन लगेगा, 2000 रुपये। और जे वाली बात कहाँ लिखी है आपके 25 के 4 में लिखी है, कहाँ लिखी है आपके 25 के 4 में लिखी है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है प्री में कि आपका जो 24 और 25 है ये किस पे एप्लीकेबल होता है, वाद, अपील या अन्य कार्रवाई, अदर प्रोसीडिंग, किस पे, वाद, अपील या अन्य प्रोसीडिंग, सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग पे क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा। तो ये आपका ट्रांसफर हो गया पूरा। चलिए इतना यहाँ से थोड़ा बहुत आप देख लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कल से कोशिश करूंगा कि डेली अपन सीपीसी 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 करते जाएं, इसी टाइम पे आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कल से, कोई चीज का डन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन जितना हो जाए उतना कवर हो जाए, आपका ही फायदा है उसमें, हमारा कुछ ऐसा विशेष है नहीं, ठीक है। चलिए बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा जिससे हमें एनर्जी मिलती रहे और हम आपके लिए रेगुलर वीडियो लाते रहें, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, आपका वाद का स्थान हो गया। अब वाद को संस्थित किया जाना, किसके बारे में बोल रहा है भैया, वाद के संस्थित किए जाने के बारे में, वाद के संस्थित किए जाने के बारे में क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है कि वाद का संस्थित किया जाना। तो आपको सेक्शन 26 पढ़ना है और इसके साथ आपको क्या करना है, ऑर्डर 4 पढ़ना है। देखो जरा, ऑर्डर 4 भी आपका यही बात करता है कि वाद का संस्थित किया जाने के बारे में बात करता है, ठीक है। अब वाद के संसद किए जाने के बारे में, उसमें जो आपका जो रूल है, जो शायद रूल दिए गए हैं आपके, रूल 1 और रूल 2, जब आप पढ़ने जाओगे उसमें वाद के संसद किए जाओ के बारे में, तो ये बोल रहा है वाद उपस्थित करके या अन्य किसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वादों को संसद कर सकते हैं। मतलब 2 तरीके से आप संसद कर सकते हो, एक तो आपको प्लेंट को उपस्थित करना है, आप क्या कर सकते हो, प्लेंट रिप्रेजेंट करके या अदरवाइज, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, वाद को संसद कर सकते हो। जब भी अपन क्या करते हैं, वाद को संसद करते हैं, तो वाद में, वाद पत्र में जो तथ्य हैं, तथ्य शपथ पत्र द्वारा स्थापित किए जाएंगे, जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, वाद पत्र में जो फैक्ट लिखा हो ना, प्लस आप क्या लगा देना इसके साथ, एफिडेविट, क्या लगा देना आप, एफिडेविट लगा देना, क्या लगा देना, एफिडेविट लगा देना, ठीक है। ये वाली चीज आपको यहाँ से पूरी देखने मिल जाएगी, डुप्लीकेट भी लगाना है, ठीक है। अब देखो उसमें क्या लिखा है, ये तो वाद, जब आप वादों का संसद किए जाओगे तो वादों के संसद किए जाने में आपका
जो प्लेंट के माध्यम से कर सकते हो, अदर तरीके से भी कर सकते हो। प्लेंट में जो फैक्ट है उनको एफिडेविट से क्या कर सकते हो, आप प्रूफ कर सकते हो। आ जाइए ऑर्डर 4 देख लीजिए जरा, आ जाओ ऑर्डर 4 देख लेते हैं। थोड़ा सा ही होगा और बिल्कुल छोटा सा होगा, ठीक है। देखो क्या बोलता है ऑर्डर 4 हमारा। ऑर्डर 4 वादों के संसद किए जाने के बारे में बोल रहा है कि वाद पत्र का प्रारंभ किया जाना। हर न्यायालय इस नियुक्त अधिकारी को 2 प्रतियों में वाद पत्र संसद किए जाएंगे। कितने प्रतियों में भैया वाद पत्र संसद किए जाएंगे, ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। तो 2 प्रति में किए जाएंगे। कितने, आपको ऑर्डर 4 जब आप पढ़ोगे तो ऑर्डर 4 का रूल 1 आप पढ़ोगे तो वो बोल रहा है कि 2 प्रति में, 2 प्रति में आपका क्या रहेगा, प्लेंट रहेगा, ठीक है। 2 प्रति में आपको क्या करना है, प्लेंट उपस्थित करना है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि आदेश 6 और 7 के नियमों का अनुपालन करना है, ठीक है। जो ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 6 जो आपको प्लीडिंग ड्राफ्टिंग के बारे में, ऑर्डर 7 आपका खुद प्लेंट के बारे में, इनका कंप्लाइंस लेना है। इनका क्या लेना है आपको, कंप्लाइंस लेना है, ठीक है। जो आपका तीसरा वाला बोल रहा है, तीसरा वाला बोल रहा है कि उपनियम नियम में अनुपालन नहीं कर सकते, चलो हटाओ। उसके बाद जो आपका रूल 2 है, ये बोल रहा है वादों का एक रजिस्टर होगा, उसमें आपको रजिस्टर कराना है, मतलब रजिस्टर ऑफ सूट बोले जाते हैं। तो वादों का एक रजिस्टर होगा, उसमें क्या करना है, रजिस्टर करना है, संख्या डालनी, नंबर डालना है। ये वाली चीज आपको यहाँ पे पढ़ने, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन बोला है वादों का संसद किया जाना, तो भैया 2 प्लेंट 2 वाद पत्र में किया जाएगा और फैक्ट के साथ एफिडेविट होगा, अन्य माध्यम से जो भी आपको देखे जाए, जो कि अपन हमें 6 और 7 का कंप्लाइंस लेना है। ये वाली चीज आपको ऑर्डर 4 में देखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 ये बोलता है समन और प्रकटीकरण के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है भैया, आपका समन और प्रकटीकरण के बारे में बात कर रहा है। आपका समन और प्रकटीकरण, अगर मैं बोलूं समन कहाँ है, तो समन आपका ऑर्डर 5 में देखने मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा, ऑर्डर 5 में। और प्रकटीकरण अगर ऑर्डर 11 में डिस्कवरी और प्रकटीकरण के बारे में बात करता है, तो ये वाली चीज आपको वहां पे देखने मिलेगी। इसके साथ हमें सेक्शन 27 पढ़ लेना है, तो आपका आधा काम हो जाएगा, ठीक है। 2-3 प्रकार के, ये बोला है समन ऑफ डिफेंडेंट के बारे में बात करता है, तो समन ऑफ डिफेंडेंट के बारे में सिर्फ आपका 27 बात करता है। लेकिन जो समन है, एक जगह और समन है, वो साक्षी के समन के बारे में बात करता है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये डिफेंडेंट समन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन आपका जो एक विटनेसेस समन के बारे में बात करता है, वो आपका बात करता है सेक्शन 31। सेक्शन 31 आपका ये बात करता है। और जो ऑर्डर है वो 16 आपको इसके साथ पढ़ लेना है, ठीक है। आप समझिए इसको। अब हम क्या है, इसको ऑर्डर के साथ रिलेट करते करते हम आगे बढ़ेंगे। अब है ना, अब ऐसे आगे नहीं बढ़ना है, अब सीधे सीधे अपन ऑर्डर को रिलेट करते करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका क्या बोल रहा है, समन ऑफ डिफेंडेंट इशू की तारीख से 30 दिन के भीतर भीतर उसको क्या करना है। जैसे जैसे आपने क्या किया गया है, समन किया है और समन इशू किया है, समन इशू किया है और इशू की तारीख से 30 दिन के भीतर भीतर क्या करना है, उसको आना पड़ेगा। 30 दिन के भीतर भीतर उसको क्या करना पड़ेगा भैया, आना पड़ेगा। चलिए ऑर्डर आप 5 निकाल लीजिए। ऑर्डर 5 में हम ऑर्डर 5 पे थोड़ा सा कमांड बना लेते हैं। ऑर्डर 5 हो गया तो बहुत सारी चीजें आज हो जाएंगी हमारी। ऑर्डर 5 किसके बारे में बात कर रहा है, ऑर्डर 5 बात करता है, पहला जो रूल 1 है, रूल 1 समन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है, समनों का निकाला जाना। पहला तो 2 पार्ट में बटा है, एक तो समनों का निकाला जाना और दूसरा बोला है समन की तामीली के बारे में। एक है समनों का निकाला जाना और दूसरा समन की तामीली। इसमें तो एक समन है पहला, तो अपन क्या करेंगे, इशू करेंगे पहले समन। क्या कर रहे हैं, समन को इशू कर रहे हैं। और दूसरी चीज इसकी क्या कर रहे हैं, सर्विस करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं अपन, सर्विस करा रहे हैं। एक में इशू है, एक में सर्विस है। रूल 1 आपको क्या बात करता है, सबसे पहले रूल 1 ले लिखेंगे। देखो ज्यादा इसमें लिखूंगा नहीं, आपको धीरे धीरे याद आ जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है बाद पत्र की दिनांक से 30 दिन के भीतर भीतर WS देना पड़ेगा। किसको, प्लेंटिफ को। मतलब इसमें WS देना है किसको, डिफेंडेंट को, सॉरी डिफेंडेंट को देना है, ठीक है। कितने दिन के भीतर भीतर, 30 दिन के भीतर भीतर। यहाँ पे ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आपका और क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि आपको अपियर होना पड़ेगा बाद पत्र की तारीख से 30 दिन के भीतर भीतर WS देने के लिए अपियर होता है। और अगर समझ, परंतु यदि वह असफल रहता है तो उसको रीजन रिकॉर्ड करने, रीजनेबल कॉज होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रीजनेबल कॉज होने चाहिए। अगर आप 30 दिन के भीतर नहीं आते तो रीजनेबल कॉज होने चाहिए, ठीक है। 30 दिन दिया गया है, आपका 60 दिन दिया गया है, आपका 120 दिन वाणिज्यिक वारे के बारे में दिया गया है। आपको 60 दिन, जब आपके पास रीजन है तो आप क्या कर सकते हो, 60 दिन के भीतर भीतर भी आ सकते हो। कि 90 दिन दिया है, 90 दिन है ना, मैक्सिमम कितना है आपका, 90 दिन, ठीक है। शॉर्ट में कितना है, 30 दिन, मैक्सिमम कितना है, 90 दिन, और 120 दिन आपका वाणिज्यिक वाले में दिया गया है। अब समन जारी क्यों होता है,
समन जारी होता है फॉर उपस्थिति के लिए और WS के लिए। मतलब समन जारी होता है दो चीज़ों के लिए, एक तो आपके WS के लिए और एक दूसरा आपका होता है APR के लिए आपका समन जारी होता है। इतनी चीज़ आपको रूल 1 में याद रखना है कि अगर रूल 1 में बोल रहा है कि वाद की दिनांक से सूट इंस्टीट्यूशन की दिनांक से 30 दिन के भीतर APR होना है और आपको WS देना है, लेकिन आप APR नहीं होते तो अब आपको 90 दिन है। कितने दिन है आपको? 90 दिन है कि आप अपने रीजनेबल कॉज लेके आप आ जाइए। ठीक है, ये वाली चीज बोलता है और 120 दिन वाणिज्यिक वाले में दिया गया है। बस इतना अगर आपको याद है, ठीक है, तो आपको रीजनेबल कॉस्ट पे 90 दिन दिए जाएंगे। ये वाली चीज आपको बोला गया है। ऑर्डर टू क्या बोल रहा है? ऑर्डर टू जो मैं आईपी बताऊं सिर्फ अपन पूरे ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे, पूरे रूल नहीं पढ़ेंगे, पूरे रूल नहीं पढ़ेंगे, कुछ रूल पढ़ेंगे। ठीक है, रूल टू क्या बोल रहा है? रूल टू कॉपी ऑफ प्लेंट एनेक्स्ड ऑफ समन के बारे में बात करता है। कॉपी ऑफ प्लेंट एनेक्स्ड टू समन के बारे में क्या करता है? ये बात करता है कि समन हो से उपाबद्ध वाद पत्र की प्रति, कि समन से उपाबद्ध वाद पत्र की प्रति के बारे में ये क्या करता है? आपसे बात करता है। बस अकेला सेक्शन याद रखना, कॉपी लगाना है। समनों से उपाबद्ध वाद पत्र, समन के साथ क्या जाएगा? आपका वाद पत्र, प्लेंट की कॉपी जाएगी। क्या जाएगी? आपकी प्लेंट की कॉपी जाएगी। मतलब कॉपी प्लस कॉपी ऑफ प्लेंट प्लस आपका समन, है ना? ये वाली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और बाकी मैं पढ़ के सुना देता हूं कि न्यायालय प्रतिवादी वादी को स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश दे सकता है कि भैया वादी और प्रतिवादी दोनों आ जाओ। 4 में बोल रहा है कि किसी भी पक्षकार का स्वयं उपसंजात होने के लिए तब तक आदेशित नहीं किया जाएगा जब तक निश्चित सीमाओं के भीतर निवास नहीं करता। अगर व्यक्ति बहुत दूर निवास करता है तब तक उसकी अपीयरेंस निश्चित नहीं की जाएगी। ये वाली बात करता है। ठीक है, 5 आपका बात कर रहा है कि भैया विवादकों के स्त्रीकरण के लिए अंतिम निपटारे के लिए होगा। अगर समन या तो क्या होगा? विवादकों के स्त्रीकरण के लिए या अंतिम निपटारे के लिए होगा। अच्छा, ये बात ऐसी क्यों बोल दी कि विवादकों के स्त्रीकरण के लिए? तो ये वाली चीज तो आपको पता है कि अगर समन डायरेक्ट जा रहा है रूल 5 में, किसके लिए जा रहा है रूल 5 में? कि या तो सेटलमेंट ऑफ इश्यू के लिए जा रहा है या तो आपका जा रहा है भैया फाइनल के लिए। और फाइनलिटी के लिए किस मामले में जा सकता है? स्मॉल कॉज कोर्ट का अगर मैटर है तो। ठीक है, स्मॉल कॉज कोर्ट ने अगर कोई समन किया है तो। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। चलो, पर्पस, मतलब समन या तो पर्पस बता दिया रूल 5 में कि समन या तो सेटलमेंट ऑफ इश्यू के लिए जाएगा या तो आपके फाइनलिटी के लिए जाएगा। और आपका रूल 1 में WS के लिए या तो अपीयर होने के लिए। ये वाली चीज बात है स्मॉल कॉज कोर्ट के लिए। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, अब बोल रहा है 6 में बोल रहा है फिक्सिंग डेट, प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए एक नियत दिन की जाएगी, जैसे कि हम ट्रायल में भी करते हैं, फिक्स डेट करते हैं अपीयर करने के लिए, एविडेंस बुलाने के लिए। 6 में भी आपका क्या है? आपका रूल 6 में भी ये वाली बात बोली गई है। समन 7 में क्या बोला? समन प्रतिवादी को यह आदेश देगा कि वह दस्तावेज भी पेश करे। अब मान के चलो 6 में आपको डेट मिल गई, 7 में आपको डॉक्यूमेंट लाना है। तो 6 में आपकी डेट है, डिफेंडेंट डेट को आएगा, और रूल 7 में आपका क्या है? आपका एविडेंस लाएगा, डॉक्यूमेंट, है ना? ये वाली चीज आपको। और 8 में क्या बोला? अंतिम निपटारे के लिए समन निकाले जाने पर प्रतिवादी को यह निर्देश देगा कि उसे साक्षियों को पेश करे। मतलब अंतिम निपटारे के लिए अगर मैं पूछूं कि समन भैया किस पर्पस के लिए जारी होता है, तो एक तो आपका सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए होता है, एक तो आपका फाइनलिटी के लिए होता है। और अगर फाइनलिटी के लिए समन जारी हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है? आपका रूल 8 में हो रहा है। तो उनसे बोला जाएगा कि आप अपने जितने भी विटनेसेस हैं सबको अपीयर करा लीजिए, सबको उपसंजात करा लीजिए। इसके बारे में ये क्या करता है? आपका बात करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आप सर्विस पे आ जाइए। सर्विस का ये कहां से कहां तक है? ये हमारा रूल 1 से रूल 8 तक हमारा क्या है? इशू ऑफ समन है। और आपका सर्विस जो चलेगा, सर्विस तो मुझे लग रहा है कि पूरा आपका सर्विस ही सर्विस है। तो आपका रूल 9 से लेके रूल 30 तक का पूरा हम सर्विस 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 है, लेकिन पूरा हमें पढ़ना नहीं। 5 तरीके की आपको सर्विस होती है। एक तो आपका होता है व्यक्तिगत तामीली, दूसरा आपका होता है विस्तृत तामीली, तीसरा आपका होता है चस्पा तामीली, है ना? और आपका जो भी होता है अधिकारी के द्वारा, जेलर में अधिकारी के द्वारा, या बहुत सारी चीजें आपको पत्रों के द्वारा, है ना? तो ये वाली चीजें हमें क्या करनी है? पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें जो बोला गया है रूल 9 बोलता है डिलीवरी ऑफ समन ऑफ बाय कोर्ट के बारे में। तो डिलीवरी ऑफ समन बाय कोर्ट मतलब समन द्वारा, न्यायालय द्वारा समन का परिधान। भैया आप डिलीवरी कैसे होगी? पहली चीज रूल 9 ये बोल रहा है डिलीवरी के बारे में कि हम डिलीवरी करेंगे। तो इस पे जो बोला है कोरियर के माध्यम से, किसके माध्यम से करेंगे? कोरियर के माध्यम से, कोरियर से, या उसका जो अभिकर्ता है उसको पकड़ा देंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात, है ना? और प्रॉपर ऑफिसर के माध्यम से, कोई प्रॉपर ऑफिसर है
उसके माध्यम से करेंगे, ठीक है। बस कोरियर और आपका कोई एजेंसी है उसके माध्यम से करेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, डिलीवर के माध्यम से करेंगे, कोरियर के माध्यम से करेंगे, अभिकर्ता के माध्यम से करेंगे, कोई अभिकर्ता है उसके माध्यम से कर देंगे, कोई प्रॉपर ऑफिसर है उसके माध्यम से कर देंगे। और अगर ये सब नहीं है तो फिर आपका फिर पोस्ट वगैरह एजेंसी कोरियर पैनल बनाते हैं, उसके माध्यम से भी अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड पोस्ट ये भी लिख लो भैया, स्पीड पोस्ट लिखा है इसमें, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, और जो हाई कोर्ट रूल बनाए उस हिसाब से, है ना। और हाँ, हाई कोर्ट जो रूल बनाए उसके हिसाब से, स्पीड पोस्ट के हिसाब से, और जो मेकिंग रूल क्या बना दे, हाई कोर्ट बना दे, उसके हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। ये रूल 9 था। रूल 9 ए वेरी इंपॉर्टेंट के बारे में बात करता है। ये बोलता है व्यक्तिगत समन के बारे में, किसके बारे में बोलता है, व्यक्तिगत समन के बारे में बोलता है। व्यक्तिगत समन, व्यक्तिगत समन के बारे में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया समन गिवन टू प्लेंटिव फॉर सर्विस के बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है वादी द्वारा, वादी देगा, सबकी सीधी बात, सीधी बोल रहा है कि भैया कौन खर्चा देगा इसका, वादी द्वारा किया जाएगा। व्यक्तिगत समन किसके द्वारा होता है, वादी द्वारा, और इसकी जो कॉस्ट होगी वो भी कौन देगा भैया, वादी देगा। बस इतनी चीज याद रखना। व्यक्तिगत समन मतलब पर्सनली जाके आप क्या कर दो, उसको समन पकड़ा दो, आपका पड़ोसी ही है तो समन सीधा पकड़ा दो, ठीक है। 10 देख लीजिए जरा, 10 इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। 10 में याद रखना मोड ऑफ समन के बारे में बात करता है कि भैया समन का ढंग कैसा होगा। तो ये बोल रहा है समन का ढंग होगा वही जैसे कि हमने कहाँ पढ़ा है, अपना एक पार्ट पे टेंडरिंग और निविदान और परिधान करके, बैक पार्ट पे अपन क्लास बैक उसका पीछे के भाग पे अपन क्या कर सकते हैं, साइन करवा के आ जाएंगे। शील साइन होगा, ये वाली आपका मोड अकेला याद रखना। अगर आपको मोड याद होगा तो आपको काम बन जाएगा, है ना। मोड तो जैसे पूछेगा नहीं, डिलीवरिंग और टेंडरिंग ये दो वर्ड आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। रूल अपन 11 पे आ गए। 11 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अनेक प्रतिवादियों पे अगर समन की तामीली है, मान के चलो एक या एक से अधिक आपके क्या है, डिफेंडेंट है, ठीक है। तो अगर एक पे कर दिया है तो माना जाएगा कि सब पे कर दिया है। ये वाली चीज यहाँ पे मतलब एक एक केस में है तो एक एक केस में है तो आपको याद रखेगा डिफेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि डिफेंडेंट पे हो रही है, साक्षी पे नहीं हो रही है। साक्षी पे होगी तो आपको सेक्शन 31 देखना पड़ेगा और रूल ऑर्डर आपको 16 देखना पड़ेगा। 12 में क्या बोला है, 12 में आपका बोला है कि जब साध्य हो समन पर तामील स्वयं प्रतिवादी पर या अन्यथा अभिकर्ता द्वारा की जाएगी, है ना। अभिकर्ता पर की जाएगी या तो उस पर की जाएगी, उसके एजेंट पे भी कर दोगे ना, या उसके अभिकर्ता पे भी कर दोगे तब भी माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 उसके बाद ही बोलता है कि उस अभिकर्ता पर समन की तामीली जो प्रतिवादी पर कारवार करता है तो माना जाएगा प्रतिवादी पे होगा। 14 स्थावर संपत्ति के वादों में वारसागत अधिकर्ता, मतलब जो एजेंट के बारे में बात कर रहा है वो आपका, अगर मैं बोलूं कि जो एजेंट के बारे में बात कर रहा है, इतना ही अगर आपको याद हो गया कि रूल 12 है, रूल 13 है, आपका रूल 14 है, बस ये एजेंट के बारे में है तो डिफेंडेंट को पता चल जाएगा। ये वाली चीज आपको याद है, ठीक है। 15 आ जाइए, 15 इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि जहां तामीली प्रतिवादी के कुटुंब के वयस्क सदस्य पर की जाती है, और ये वाले सेक्शन हमने सीआरपीसी में 64 में हमने बड़े अच्छे से देखा है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको वहां पे भी याद आनी चाहिए। इसमें बोला गया है कि भैया अगर परिवार के सदस्य पे करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या करना, उसमें लिखा है सीआरपीसी में मेल कुटुंब पे, मेल एडल्ट पर्सन पे होगी, लेकिन यहाँ पे फीमेल और मेल पे हो सकती है। लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में जो बोला गया है कि इसमें सेवक इंक्लूड है कि नहीं है, नौकर नहीं है, ठीक है, नौकर नहीं है, और वहां पे भी शायद नौकर नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे भी याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तृत तामिली बोलते हैं, बस इसको इतना याद रखना, इसको बोला जाता है विस्तृत, एक्सटेंडेड समन, एक्सटेंडेड सर्विस। चलिए 16 थोड़ा सा छोड़ दीजिए, 17 पे आ जाइए। 17 क्या बोल रहा है, 17 ये बोल रहा है कि चस्पा तामिली बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, चस्पा अफिक्स, अफिक्स्ड चस्पा। चस्पा से अगर आप समझ रहे हो तो चस्पा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया जब प्रतिवादी तामीली के प्रतिग्रहण करने से इनकार करे ना पाया जाए तब। दो चीजें हैं, चस्पा हम दो कंडीशन में करेंगे, या तो वो नहीं मिल रहा या तो वो रिफ्यूज कर रहा ग्रहण करने से, तो भैया उसके घर पे चिपका दो, एक कोर्ट में चिपका दो, और एक ऐसे स्थान पे जो सबको देख सके, सार्वजनिक स्थान पे भी आपका कर दो,
चिपका दो, और जहां वो कारवार मारवार घर पे काम वाम कर रहा है उस पर भी चिपका दो, है ना। तो ये चस्पा है, ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। आ जाइए सीधा 20 में चस्पा वाले वाली बात करी गई है। क्या बोली गई है? प्रतिस्थापित तामिली बोले जाता है, सब्स्टिट्यूटेड समन, सब्स्टिट्यूटेड समन या सर्विस, प्रतिस्थापित तामिली, है ना, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। क्या बोला? कोर्ट आदेश से, पहली बात आपको कोर्ट को आदेश मिलेगा, कोर्ट का आदेश मिलेगा आपको। जब कोर्ट का आदेश मिलेगा तो आप कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? पहली चीज तो उसके घर पे, कोर्ट हाउस, सदन में, न्यायिक सदन में, कोर्ट हाउस पे करोगे, उसके घर पे करोगे, उसके कारोबार पे करोगे, जहाँ वो काम वाम करता है, काम काज करता है, समाचार पत्रों में छपवा दोगे, पब्लिश कराना, सीधी सीधी बात है, पब्लिश। ये क्या है आपका? सब्स्टिट्यूटेड समन है, ठीक है। और ये क्या है? सामान्य प्रकृति का होता है, सामान्य है, ठीक है। इसमें दो कंडीशन है, जब प्रतिस्थापित तामिली का प्रभाव क्या होगा? स्वयं प्रतिवादी पर की गई हो। प्रतिस्थापित तामिली का प्रभाव कैसा होगा? अगर ये वाली चीजें कर दी तो इनका इफेक्ट देखने मिलेगा। इफेक्ट क्या मिलेगा? जैसे डिफेंडेंट पर स्वयं ने, डिफेंडेंट पे हो चुकी हो, मानेंगे कि डिफेंडेंट पे हो गई है दूसरी वाली। और इसमें ये बोला गया है कि जहां तामिली प्रतिस्थापित की गई हो, उपसंजात के लिए समत नियुक्त करेंगे। मतलब भैया उसके लिए, उपसंजात के लिए समय दिया जाएगा, और उपसंजाति के लिए समय होगा फिर इसके बाद, ठीक है। चलिए 28 डाक द्वारा समन की तामिली निश्चित है आपकी, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए 24 पे। 24 क्या बोल रहा है? कारागार में प्रतिवादी पर तामिली किसके द्वारा होगी? अगर कारागार में आप करोगे, ठीक है, तो आपको जेलर पे करना है, सीधी सीधी बात। 24 जेलर, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट आप आ जाइए 25 क्या बोल रहा है? इंपोर्टेंट है थोड़ा सा। वो बोल रहा है वहां तामिली जहां प्रतिवादी भारत के बाहर निवास करता है तो उसका कोई अभिकर्ता भी नहीं है, पहली चीज उसका कोई एजेंट भी नहीं है अब, है ना। और सर्विस अपन को क्या करना है? डिफेंडेंट रिसाइड्स आउट ऑफ इंडिया, तो वहां के न्यायालय जहां उसके अधीन वह रहता है, तो वहां के न्यायालय को कर दो, कोई बड़ी बात है क्या? वहां के न्यायालय को कर दो। तो 25 में आपको आउटसाइड इंडिया करना है, आउटसाइड इंडिया समन की तामीली करना है। तो जहां वो रह रहा है, जहां वो रिसाइड है, वहां पे कर दो। क्यों? क्योंकि उसका कोई एजेंट नहीं है भैया, एजेंट पे कर देते तो मान लेते आप पे हो गई, ठीक है। और क्या देखना है? 27 देख लो। 27 में बोला गया है सर्विस टू सिविल पब्लिक ऑफिसर और सर्वेडेंट रेलवे कंपनी ऑफ लोकल अथॉरिटी के बारे में। सर्विस लोक अधिकारी या रेल कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक पर समन की तामीली हेड ऑफिस पे कर दो भैया, सीधी सीधी बात। इनके क्या कर दो? हेड ऑफिस पे कर दो आप, है ना। तो आपको क्या हो जाएगा? ये